कौन था तेलगी और कैसे वो इतना बड़ा स्कैमस्टर बन गया? में एकदम चालाक, चतुर, काइयाँ, धूर्त, पाखंडी, शब्दों के जाल में उलझाने वाला, वो उस टाइप का बंदा था। तो उसका जो स्टैम्प पेपर था वो किसी भी तरह से आप फर्जी नहीं कह सकते, बिकॉज़ सब चीज़ें ओरिजिनल थी। सिर्फ़ उसका जो रेवेन्यू था वो सरकार के पास नहीं आता। इसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध थे, क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. आडवाणी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख को खत लिख के कहा था कि तेलगी के दाऊद इब्राहिम गैंग से संबंध है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां छगन भुजबल आपके एक सवाल पर चप्पल उतार कर मारने की बात करते हैं। शरद पवार और मिस्टर भुजबल, ये आवाज़ थी अब्दुल करीम तेलगी की, और नार्को टेस्ट के दौरान उनके मुंह से ये दो नाम निकलते हैं। पवार साहब ने उसको डिनाई किया, बोला कि भाई ये सब गलत है। जी, 85 दिन तक वो मुंबई पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन एक भी दिन उसको लॉकअप में नहीं रखा गया। इनफैक्ट एक बार तो गोवा भी गया था और लीला होटल, जो 5 सितारा होटल में ठहरा था, एक टेम्पररी ऑफिस मिला था एसआईटी को मुंबई के वर्ली इलाके में, जो पुलिस वेलफेयर बोर्ड का ऑफिस था। तो गाइड लाता था, विदेशी टूरिस्ट को दिखाता था, दिस इज जेल फॉर इंडियन पुलिस मैन। ये होता था। और एक आखिरी इच्छा होती है अब्दुल करीम तेलगी की, जो उनकी बीवी शाहिदा बी पूरी करती है। वो आखिरी इच्छा क्या थी? और वो मरते मरते वो स्टेटमेंट देके इनको जा रहा है, इनको चिढ़ा के जा रहा है, मेरे को तुमको इसका नहीं पता चला, इसका मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी। वो पर्टिकुलर जो आखिरी इच्छा नहीं थी, वो तेलगी का अपना स्टैम्प था कि देखो मैंने किस तरह से पूरा किया है। एक्सपोज अगर नहीं होता तो, और उसका एग्जिट प्लान सक्सेस हो जाता, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता कि आज वो किसी देश की लोकसभा विधान या फिर किसी प्रदेश की विधानसभा के अंदर मेंबर बन के बैठा होता। बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिनको जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो आपको ज्ञान तो देती हैं, लेकिन आपको जकड़ भी लेती हैं। यानी आप उस किताब को पूरा ख़त्म किए बिना बाहर नहीं निकल पाते। ऐसी ही एक किताब है तेलगी, एक रिपोर्टर की डायरी, जो लिखी है संजय सिंह जी ने, सीनियर रिपोर्टर हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। इस किताब को पढ़ते हुए जो मेरा अपना अनुभव है वो ये कहता है कि ये किताब इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है कि इसके शुरुआती चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद को संजय सिंह पाते हैं, लेकिन जब आप आखिरी के चैप्टर्स पे पहुंचते हैं तो आप अब्दुल करीम तेलगी के जूते में पैर रखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर वो इंसान उस वक्त क्या सोच रहा था। ये किताब पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, इस किताब पे, क्योंकि इस पर एक वेब सीरीज़ बनी है जिसका नाम है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। सोनी लिव पर इसका दूसरा सीज़न आने वाला है। पहला सीज़न फुल धूम मचा चुका है, तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन जो वेब सीरीज़ आपको बताती है ना, उससे कहीं ज़्यादा कहानी एक किताब आपको सुनाती है। तो इस किताब को पढ़ना उसलिए भी ज़रूरी है, और साथ ही ये किताब हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में है। हार्पर कॉलिंस ने इसे छापा है। 299 रुपये का इसका हिंदी एडिशन है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसकी कॉपी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो इसी के राइटर हैं संजय सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 28 साल का पत्रकारिता में इनका करियर है और मुंबई में क्राइम बीट कवर करते रहे हैं। और तेलगी स्कैम जो आप आज तक सुनते आ रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए का स्टैम्प पेपर घोटाला, उसको दुनिया के सामने लाने वाले भी संजय सिंह जी ही थे। सर, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपकी किताब हमने पढ़ी, उसी को लेकर आज आपसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे इस किताब के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन किताब छपने से पहले इसकी एक स्टोरी भी है, और वो स्टोरी जो शुरू होती है एक रिपोर्ट से। किसी भी जर्नलिस्ट की जो लाइफ है, जो उसको एक तरह से आगे बढ़ा देती है उसके करियर को, वो कोई ना कोई एक रिपोर्ट होती है। ऐसी एक रिपोर्ट थी तेलगी स्कैम घोटाला। तो वो रिपोर्ट आप तक कैसे पहुंची और कैसे ये सब शुरू हुआ? देखिए, रिपोर्ट पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल में मैं जिस चैनल के लिए काम कर रहा था, वो चैनल का उस दिन आखिरी दिन था, और उसके बाद अगले चैनल पे जो ब्रॉडकास्ट होने वाला था वो 14 दिन के बाद होने वाला था। और मुझे आखिरी दिन ही मिली, ये रिपोर्ट मिली, और मेरे एक सूत्र थे, उन्होंने मुझे बुलाया, सोर्स थे जिन्होंने बुलाया और बोला कि एक रिपोर्ट लो। अब इतनी मोटी रिपोर्ट थी वो कि जैसे बाकी पत्रकारों का हाल होता है, मेरा भी हुआ कि रिपोर्ट देख के डर गया। मुझे खास लगी नहीं, मैंने रिपोर्ट को अपने बैग के अंदर रख लिया, सामने वाले को जो भी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने बताकर चला गया। अब ये जो रिपोर्ट थी 1 हफ्ते तक मेरे बैग में पड़ी रही और मैंने उसको पढ़ा नहीं। वो एक आप आलस कह सकते हैं, या दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट चल रहा था, तो मैंने पढ़ा नहीं।
और उसके बाद जब मैंने रिपोर्ट खोली तब मुझे पता चला कि इतनी विस्फोटक वो रिपोर्ट थी। और महाराष्ट्र की एक एसआईटी बनी थी जिसके हेड थे सुबोध जायसवाल, डीआईजी थे, जो आगे जाके सीबीआई के चीफ भी बने, उन्होंने बनाई थी। रिपोर्ट फाइल हो गई थी और रिपोर्ट का भविष्य ये था कि अगर मुझे वो रिपोर्ट नहीं मिलती तो मंत्रालय के किसी कोने में फाइलों के बीच धूल फांकती रहती और ये चीज़ कभी सामने नहीं आता। तो जैसे मुझे रिपोर्ट मिली मैंने पढ़ना शुरू किया और आधी चीज़ें समझ में आई और आधी बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये वो दौर है जब गूगल वगैरह नहीं हुआ करता था। तो देन मैंने रिपोर्ट पढ़ी। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ा कि यार स्टैम्प पेपर क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो वो मैंने समझा। देन मैं नासिक गया जहाँ पे तमाम स्टैम्प पेपर छपते थे, वहाँ जाके रिसर्च की। देन पुणे गया जहाँ पे उसका सबसे बड़ा मामला चल रहा था तेलगी का। ये तेलगी का गांव है कर्नाटक में, खानापुर नाम की जगह, वहाँ गया। फिर वहाँ से मुंबई आया। तो समझिए कि रिपोर्ट समझने के लिए है था क्या, उसमें ही 8-10 दिन का तो वक्त लग गया कि रिपोर्ट क्या थी और कैसे समझनी थी। बट उसके बाद जब वो रिपोर्ट पढ़ी और एक एक चीज़ें सामने आती गई और जब वो रिपोर्ट का टेलीकास्ट हुआ तो काफ़ी विस्फोटक था। अगर उस दौर के जो लोग हैं या अगर उस दौर के न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह को उठा के लिए तो एक राजनीति में भूचाल आ गया था। और उसके बाद एक के बाद एक मैं रिपोर्टिंग करते गए और भी मैंने बहुत सारी रिपोर्ट थी वो ढूंढ के निकाली वगैरह। इनफैक्ट मेरी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर अन्ना हजारे जो सोशल एक्टिविस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल की थी। इसके वजह से जो मेरी रिपोर्टिंग थी तकरीबन 12 पुलिस अधिकारी बड़े गिरफ्तार हुए, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी वगैरह थे। 2 एमएलए अरेस्ट हुए थे, एक महाराष्ट्र के और एक उसके। और महाराष्ट्र के जो सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर छगन भुजबल, उसको इस्तीफा देना पड़ा था इस तमाम से। लेकिन पता नहीं था मुझे कि वो जो बैग में अपने लेके एक हफ्ते में घूम रहा था उस रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट आगे जाके इतना बड़ा खुलासा करेगी या चमत्कार करेगी। जब आपने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी उसके बाद आप बताते हैं कि आप अलग अलग जगह गए, आपने सब चीज़ें समझी, तो आपकी उस समझ के दौरान तेलगी की क्या स्टोरी आपके सामने निकल कर आई कि कौन था तेलगी और कैसे वो इतना बड़ा स्कैमस्टर बन गया? देखिए, एक स्टोरी क्लासिक रैग टू रिचेस वाली स्टोरी है। मतलब आइडियली एक फिल्मी कहानी के तौर पे है कि एकदम गरीब घर से एक लड़का है जिसके पिताजी रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं। और दरअसल में इसका खुद का ये कहना था कि इसके जो पूर्वज थे वो नॉर्दर्न इंडिया से कहीं आए थे और कर्नाटक में एक बीजापुर जिले में एक गांव था तेलगी, उसमें रहे। तो तेलगी गांव की वजह से उसका एक सरनेम मिल गया तेलगी। फिर उसके बाद वो लोग पास के दूसरे के बगल के डिस्ट्रिक्ट में आ गए, बेलगांव में, खानापुर में रहने लगे, जहाँ पे स्टेशन पे उसके पिताजी काम करते थे। काफ़ी गरीबी में रहने वाला परिवार था। तो पिताजी भी उनकी की डेथ बहुत जल्दी हो गई। पूरे परिवार का बोझ इसके सर पर आ गया। इसके 2 भाई भी थे और वगैरह। तो इसने छोटे मोटे काम करने शुरू किया और उसके बाद में उसने पढ़ाई करते करते बीकॉम भी कर लिया, पढ़ाई कर ली। फिर उसे लगा कि आगे क्या करना है। फिर वो मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद वो गल्फ़ में जाके कुछ दिन नौकरी करता है, नौकरी में मन नहीं लगता है, वापस इंडिया आता है। और एक इमिग्रेशन, उस ज़माने में इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होता था, जो लेबर या मजदूर क्लास के लोग गल्फ़ कंट्री में रहते तो उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता था। उस सिलसिले में वो एक बार जेल के अंदर गया, पकड़ा गया। जेल में जाने के बाद आमतौर पे होता है कि आदमी को सुधर कर आएगा या नहीं करेगा, बट अंदर उसकी एक मुलाकात राम रतन सोनी नाम के आदमी से होती है, जो शेयर मार्केट घोटाले में अंदर था। वो उसे आइडिया देता है। अब बाय द टाइम ये बंदा जेल से बाहर आता है तो इसके पास पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि मुझे स्कैम क्या है, कैसे करना है वगैरह। और फिर वो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के जो लोग हैं उनको अपने साथ मिलाता है और वो मशीनें खरीदता है, उनको ऑक्शन करवा के। आमतौर पर मशीनों को तोड़ फोड़ या डिसमेंटल करके बेचना चाहिए, बट उनको हूबहू हासिल करता है। ओरिजिनल ब्लॉक लेता है, ओरिजिनल पेपर लेता है। तो उसका जो स्टैम्प पेपर था वो किसी भी तरह से आप फर्जी नहीं कह सकते, बिकॉज सब चीज़ें ओरिजिनल थी। सिर्फ उसका जो रेवेन्यू था वो सरकार के पास नहीं आता। फिर एक पैरेलल एक एम्पायर खड़ा करता है। महाराष्ट्र से उसने शुरू किया, मुंबई से, महाराष्ट्र से कर्नाटका, पूरे देश भर में उसका जाल फैलता है। 302 वर्टिकल बनाता है। एक वर्टिकल में फर्जी जो छपाई करने का काम होता है और दूसरे में वो पढ़े लिखे एम्प्लॉयड यूथ को करता है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए किए हुए, और जिनको बोलता है कि आपको जाके बेचना है। और उन बेचने वाले पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता था कि वो जो जाकर बेच रहे हैं वेंडर्स के पास वो नकली है। मतलब इस तरह से ये बनाया गया कि वो नकली है, उनको भी नहीं पता जो वो बेच रहे थे। हाँ, उसका जो मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो वर्टिकल था, कंपनी था, उनको तक नहीं पता था कि ये जाके जो फर्जी हैं वो बेच रहे हैं। और ऐसे उसका वेल ऑयल्ड मशीन था। इनफैक्ट आजकल हम लोग टर्म सुनते हैं बार बार, टूल किट। मैंने पहली बार टूल किट वर्ड सुना था ये इसके बारे में। इसने एक पूरी एक नोटबुक बनाई थी जिसमें नोट्स था, इसका नाम था स्पेशल नोट्स। और जिसमें ये था कि ये स्कैम क्या है, कैसे रहेगा,
किसका काम क्या है, कौन किसे से कैसे काम करना है, प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उससे कैसे निपटना है, पैसा किसके पास से आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो उसने पूरी एक टूल किट उस जमाने में बनाई हुई थी। मतलब एक तरह से पूरी एसओपी पहले से रेडी यस थी यस कि कौन सी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है। यस, वेल ऑयल्ड मशीन एक्चुअली में उसने पूरी की पूरी बना ली थी। और उसके बाद तो जो धंधा होता है वो एक बार ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है। उसका बहुत फेमस डायलॉग था जो सीरीज में भी है कि अगर आपने सामने वाले की जरूरत समझ ली तो समझो कि आपने धंधा समझ लिया। तो उसने वो पूरा किया और उसके बाद में उसका एग्जिट प्लान भी था। मतलब उसका एक था कि देर सबेर से मैं ये धंधा ज़्यादा वक्त चलेगा नहीं तो धीरे धीरे सारे पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट करूं और एक सफ़ेद पोश धंधे में आ जाऊं और देर स्कैम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही हमने सारा जो स्कैम वगैरह पूरा एक के पीछे एक्सपोज वगैरह हुआ और उसका जो साम्राज्य था उसका पतन होता है। तो इस धंधे को यानी उसने समझ लिया था, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि उसने एक एग्जिट प्लान भी बना रखा था। क्या बॉलीवुड में पैसा लगाना भी उसी का एक पार्ट था कि वो एक नंबर में उस पैसे को करना चाह रहा था जिसमें उसने घाटा बिल्कुल खाया? बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड में लगाना भी उसका हिस्सा था। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये आदमी जिसने सब लोगों को चूना लगाया, अलग अलग जगह लोगों को चीट किया या चूना लगाता गया, और वो बंदे को बॉलीवुड में चूना लग गया, बॉलीवुड ने उसको चीट कर लिया। उसकी किताब में भी मैंने लिखा है, किताब उसकी एक मुलाकात होती है बॉलीवुड के एक मिकी बिहारी नाम के आदमी से। अगर मुंबई के आप ओशीवरा अंधेरी इलाके में जाएंगे तो हर दूसरे तीसरे हर कैफे के अंदर हर दूसरे या तीसरे टेबल पे एक फिल्म बन रही होती है। 4-5 लोग बन के सिटिंग कर रहे होते हैं, हवा में फिल्में बनती है और किसी की भी फिल्म शोले से छोटी नहीं होती है। ऐसे ही जो रैकेट जो होते थे उसका हिस्सा था मिकी बिहारी। उसने इसको अप्रोच किया, बोला कि तुम फिल्म बनाओ और इसके अंदर पैसा ही होगा। तो इसने 2 फिल्में प्रोड्यूस भी की और जिसमें इसको जबरदस्त घाटा हुआ क्योंकि उसको पता नहीं था और उसके पैसे लूटे गए। फिर उसने एक जो फिल्म थी उसका कर्नाटक में डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, बड़ी वेल नोन फिल्म थी, गोविंदा और सोनाली बेंद्रे उस जमाने के बड़े स्टार अभिनीत थे और महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था जिस देश में गंगा रहता है। उसमें भी मुझे भयंकर लॉस हुआ। तो उसने उसके बाद बॉलीवुड से किनारा कर लिया। उसे पता चल गया कि भाई यहाँ पर मैं चीट नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे लोग ही मुझे चूना लगा कर जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि उसके जो एग्जिट प्लान सक्सेस हो पाता वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था। और एक्सपोज अगर नहीं होता तो और उसका एग्जिट प्लान सक्सेस हो जाता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता कि आज वो किसी देश की लोकसभा या फिर किसी प्रदेश की विधानसभा के अंदर मेंबर बन के बैठे होते। मुंबई के टोपाज बार की वो शाम, जिस रात तेलगी ने अपनी अय्याशी के दौरान लाखों रुपए लुटा दिए और वो उसके ताबूत की पहली कील बना, क्या थी वो घटना? देखिए, ये उसके लाइफ की सबसे टर्निंग पॉइंट होती है और अगर ये पॉइंट नहीं होता तो नहीं होता। असल में इसे हीरोइंस का शौक था और उस जमाने में मुंबई के जो डांस बार होते थे उसमें जो हीरोइंस के डुप्लीकेट के तौर पे नाचते थे। डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, डुप्लीकेट मीनाक्षी शेषाद्री, डुप्लीकेट श्रीदेवी, जो दिखने में वैसी नहीं थी लेकिन उस तरह के कपड़े पहनती थी, उस तरह के लटके झटके अदाएं दिखाती थी। अंधेरा है, कान फोड़ो म्यूजिक है, आप शराब पी रहे हो, सिगरेट का धुआं है, तो इंसान के इतनी अच्छी श्रद्धा होती थी कि वो उसमें डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित ढूंढ लेता है इमेजिनेशन का। तो उसे ऐसा शौक था। तो वो एक बार है टोपाज बार, बहुत फेमस बार था उस जमाने में जब मुंबई में डांस बार चलते थे। वहाँ वो गया था और वहाँ पे एक रात में उसने 84 लाख रुपए उड़ाए थे। और मैं कब से बात कर रहा हूँ 99-2000 की। उस दौरान में सोने का, गोल्ड का रेट था पर तोला 4400 रुपये पर 10 ग्राम, यानी लगभग 25 20 किलो, किलो 20-25 किलो सोना। 20 किलो सोना के वर्थ था जो उसने एक रात में हुआ। हम आज सोच सकते हैं अगर सोने के रेट को हम मल्टीप्लाई करें 20 किलो के हिसाब से तो मेरे ख्याल तो उस जमाने में तो साउथ बॉम्बे मुंबई जैसा जो इलाका है वहाँ पे 2 BHK 3 BHK के फ्लैट मिलते थे उतने पैसे में, जो उसने एक रात में उसके ऊपर उड़ाया। और उसके बाद मुंबई में देखिए अंडरवर्ल्ड है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, तो उसके खिलाफ खबर एक्चुअली फैल गई कि भाई कोई ऐसा मोटा आसामी है जो इस तरह का करता है। और सडनली मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में 6 जगह पे उसके 15 दिनों के अंदर उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए। यही था कि भाई उसको पटका, उसके केस पकड़ो और उससे पैसा वसूलो। यहाँ से उसका पतन जो था वो शुरू हुआ और धीरे धीरे जो मुंबई से शुरू हुआ था अलग अलग जगह की जो पुलिस थी उसको लगना शुरू कर। इस तरह का जो नेक्सस जब चलता है तो एक चीज़ याद रखें कि कभी भी लोकल अंडरवर्ल्ड, लोकल पुलिस और लोकल पॉलिटिशियन के वरद हस्त के बिना ये चल ही नहीं सकता है। तो उसने इस तरीके से अपना पूरा फैलाया। लेकिन वो जो घटना थी बार वाली
उसने एक तरह से उसका जो डाउनफॉल था वो लाना शुरू कर दिया। तो यानी कि एक तरह से अय्याशी की वजह से उसका पूरा जो एम्पायर था, वो जो एसओपी बनी थी, वो बिगड़ गई कि बिल्कुल। क्या करना था उसको। बिल्कुल बिल्कुल, एक रात ने पूरा पलट दिया। एक रात में। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि तेलगी पे जो केसेस थे वो सिर्फ स्टैम्प पेपर घोटाले के ही नहीं थे। एक लाश मिलती है समंदर किनारे, उस लाश को पुलिस बरामद करती है, लेकिन उस लाश का नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, 11 महीनों तक पता नहीं चलती। बिल्कुल। लेकिन फिर जब पता चलता है तो उस लाश का नाम होता है क्रिस्टोफर भट्टी। भट्टी। तो कौन था क्रिस्टोफर भट्टी, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम भी तेलगी पर लगा था? हाँ, देखिए यही तेलगी को बाकी से अलग करता है। इसके पहले हमने बहुत सारे स्कैमस्टर्स का सुना है, वाइट कॉलर क्राइम रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग तरह के घोटाले वगैरह किए, लेकिन कत्ल और वगैरह जैसी चीज़ों में नहीं किए थे। इसने क्रिस्टोफर भाटी का जो कत्ल किया, तो क्रिस्टोफर भाटी इसके जो कर्नाटक के जहाँ से आता था उसी इलाके का था, और उस इलाके के बहुत सारे युवाओं को लेकर आता था जो गरीब होते थे या अनएम्प्लॉयड वगैरह होते थे, और उनको अपना काम लगा था। क्रिस्टोफर भाटी ने अपने किसी और के साथ मिलकर सोचा कि तेलगी को चीट किया जाए, तो उसने एक फिल्मी कहानी बनाई और ये बताया कि भाई वो और एक दूसरा बंदा था, वो आ रहे थे साथ में, और रास्ते में कुछ लोगों ने उसको मारपीट करके उससे पैसे थे वो छीन लिए, जो तेलगी वाले पैसे थे वो छीन लिए। तो तकरीबन 1,80,000 या थोड़े ज़्यादा उससे थे, वो छीन लिए। तेलगी को देर सबर से पता चल गया कि पूरी कहानी फिल्मी कहानी उसने गढ़ी थी, और इसलिए उसने बाद में, और क्रिस्टोफर भाटी अंडरग्राउंड हो गया था, तो क्रिस्टोफर भाटी के एक रिलेटिव के थ्रू उसको बोला कि भाई मिलने बुलाया, कि चलिए भाई हम मांडवली कहते हैं मुंबई की भाषा में, कि चलो बीच बचाव का कोई रास्ता निकालते हैं। वो मिलने आया तो वहाँ पे उसको उसने टॉर्चर किया था और उसको बैट से मारा था, जिसके अंदर क्रिस्टोफर भाटी था, उसकी डेथ हो गई। डर गए थे उन्होंने रातों रात, तेलगी ने और उसने लोगों ने जाके मुंबई से, जहाँ पे कोलाबा में डेथ हुई थी 20-25 किलोमीटर माहिम की खाड़ी थी, वहाँ पे वो लाश उन्होंने फेंक दी। लाश वहाँ पे फेंक दी। अगले दिन समुंदर में बाद में जब लाश मिली तो पता ही नहीं था कि वो लाश किसकी है, और ये कई महीनों तक नहीं पता चला। लेकिन सडनली बोलते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन, तेलगी का एक मामला पकड़ा गया पुणे में फर्जी स्टैम्प घोटाले का, और उसकी पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब वो जो पकड़े गए ने बताया इसके बारे में, और उसका कि क्रिस्टोफर भाटी की लाश के बारे में। और फिर उस लाश को के लकीली पुलिस ने जो कपड़े और बाकी जो बैंडेज वगैरह प्रिजर्व किए थे, जिसमें ब्लड सैंपल थे, तो ब्लड लगे थे, तो डीएनए करना था, तो उन्होंने क्रिस्टोफर भाटी के पेरेंट्स को बुलाया और तमाम डीएनए कराया। उससे मालूम पड़ा कि भाई ये है, और फिर तेलगी पर उसका जो मामला चला था और उसको उस मामले में सजा भी हुई। तेलगी जिस चीज़ से तेलगी बने वो थी महाराष्ट्र में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जहां पर सब तरह के डॉक्यूमेंट छपते हैं। नासिक में थी वो, नासिक में नोट भी छपते हैं, वो प्रेस अलग है, लेकिन जो बाकी सरकारी डॉक्यूमेंट छपते हैं वो इसी प्रेस में छपते थे। तो यहीं से उसका ये घोटाला शुरू होता है जो 30,000 करोड़ रुपए तक का बन जाता है। उसके जनरल मैनेजर थे गंगा प्रकाश। तो ये जो पूरा मामला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस का, गंगा प्रकाश का लाइट में आना, तेलगी के साथ उस स्कैम को अंजाम देना, और फिर किस तरह से उसने वो मशीनें ली, नेगेटिव और पॉजिटिव प्राप्त किए, जिससे उसने वो पूरे स्टैम्प बनाने शुरू किए जो बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं किताब के मुताबिक और आपके मुताबिक भी। और उसके बाद गंगा प्रकाश का वो मामला राजनीति तक पहुंच जाना कि किस तरह से राम जेठमलानी साल 2004 में लखनऊ में जब वाजपेयी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो ये बयान देते हैं कि गंगा प्रकाश को बेंगलुरु से दोबारा महाराष्ट्र के नासिक में ट्रांसफ़र करने के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का हाथ था। ये जो पूरा नेक्सस है ये क्या था? देखिए बहुत सिंपल सी बात थी कि तेलगी को गंगा प्रकाश यानी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का जो हेड था उसको अपने पाले में लेना था, तो उसने ले तो लिया। और उसके बाद में इनफैक्ट राम जेठमलानी ने खुद एज अ कानून मंत्री रहते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को एक लेटर लिखा था गंगा प्रकाश के सिफारिश के लिए। दूसरा उससे और मजेदार किस्सा है कि गंगा प्रकाश का एक बार ट्रांसफर हो गया था, मुंबई से बाहर हो गया था, हैदराबाद हो गया था। हैदराबाद में हो गया था, तो तब तेलुगु देशम पार्टी के तकरीबन 9 के आसपास एमपीज ने मिलकर चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री को कि भाई गंगा प्रकाश बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसे वापस से नासिक दिया जाए। अब ये समझ के बाहर है, कोई अधिकारी अगर आपके इलाके में अच्छा काम करेगा तो आप क्या चाहोगे कि भाई मेरे इलाके में रहे और मेरे ही इलाके में काम करता रहे। ये कह रहे कि ये काम चूंकि बहुत अच्छा करता है, इसको इसके लिए इसके पिछली पोस्टिंग पर भेजा जाए। तो ये समझ के
पर ये चीजें थी और ये साफ समझ में आ रहा था कि गंगा प्रकाश को जो प्रमोट करना था, गंगा प्रकाश का उस जगह पे रहना बहुत जरूरी था इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के अंदर, क्योंकि ना सिर्फ छापने और मशीनों के अंदर था बट साथ ही जो स्टैम्प पेपर की जो कमी, जो शॉर्टेज वगैरह जो करवाते थे, उसके वजह से भी तेलगी के स्टैम्प थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिकते थे। और आपको मैं ये खाली बता दूं कि मार्जिन कैसे होती है कैलकुलेट। जैसे मान लीजिए फॉर राउंड फिगर 100 रुपये का स्टैम्प पेपर अगर कोई बेचता है तो उसमें जो वेंडर होता है उससे 2 से 3 रुपये मिलते हैं और 97 रुपये 97 रुपीज़ सरकार के पास आते हैं। तेलगी जो स्टैम्प पेपर बेच रहा था उसके अंदर 20 से 30 रुपये वेंडर को कमीशन देता था और 70 रुपये के आसपास तेलगी के पास आते थे। अब कोई भी वेंडर है जिसको बेचने वाला है, जब उसको 2-3 के बजाय 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा तो तेलगी के स्टैम्प बेचेगा। और ये जो स्टैम्प में खरीदने के लिए भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, लीगल फर्म्स वगैरह थे, ये लोग खरीदते थे। और इनके खरीदने वाले लोग कौन होते हैं? इनके ऑफिस बॉय, प्यून, चपरासी, यही लोग जाके खरीद के आते। वहाँ पे एक अलग सा नेक्सस बना था। और इस दौरान में मैं कह रहा हूँ, मतलब आज बहुत सारे ऐसे स्टैम्प पेपर होंगे, शायद आपके और मेरे जो घर के भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा शायद तेलगी के स्टैम्प पेपर पे हुआ होगा और मुझे इसमें कतई अचरज नहीं होने वाला है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेलगी की स्टोरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो स्टैम्प पेपर अभी भी हम लोगों की तिजोरियों में, हम लोगों के लॉकर्स में या घर में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, जो तेलगी ने छापे थे। बिल्कुल जी। लेकिन सर, इस पूरे स्कैम के बड़ा होने के पीछे मुंबई पुलिस और बाकी पुलिस अधिकारियों का भी बहुत बड़ा रोल था और राजनेताओं का भी। तो इसमें आप किन किन लोगों को इस पूरी कड़ी का पात्र मानते हैं कि ये पुलिस वाले थे जो इस चीज़ में थे और संलिप्त थे और बाद में उन पे जांचें भी हुई और गिरफ्तारियां तक हुई? बिल्कुल, देखिए ऐसे होता है, जैसे मैं कह ही रहा था कि ये इस तरह का जो स्कैम है वो लोकल पॉलिटिशियन, लोकल पुलिस और लोकल अंडरवर्ल्ड की मिली भगत के बिना हो नहीं सकता है। इसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध थे क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख को खत लिख के कहा था कि तेलगी के दाऊद इब्राहिम गैंग से संबंध है। अब ये था दूसरा, पुलिस के पास भी ये था कि जब शुरुआत में इसके मामले पकड़े जाने शुरू हुए तो तेलगी का एक इंटरेस्टिंग बिजनेस ये था कि जैसे कोई पुलिस वाला शुरू में पकड़ता था तो 2 मेथड अपनाता था। एक था, समझिए अपने छोटा मामला उसका पकड़ा 3-4 लाख रुपए के स्टैम्प, तो वो बोलता था कि सर साहब थोड़ा सा घूस वगैरह ले लो, छोड़ो, जाने दो, और बाद में 20-30 हज़ार रुपये की घूस दे के निकल जाता था। और इतना चालाक था या धूर्त था कि जाते वक्त में बोलता था सब मैंने पैसे दिए थे 2-3 हज़ार रुपये दे दो ना, गाड़ी भाड़ा वापस जाने के लिए, ताकि उनको ये लगे कि ये कोई बड़ी मछली नहीं है, ये छोटी मछली है। और फिर जब इसके पास बड़े इसके पकड़े जाते थे, मान लीजिए कि 50 करोड़ का मामला पकड़ा गया है वगैरह, तो ये पुलिस वाले के साथ सांठगांठ करता था। पुलिस वाले को बोलता था कि भाई ये मेरा 50 करोड़ का पूरा माल है, तुम 10 करोड़ की बरामदगी दिखा लो और अपने डिपार्टमेंट में तमगा कमा लो, 40 करोड़ का जो माल है उसको मैं बताता हूँ इस आदमी के पास डिलीवर कर लो और बेच दो, अब जो 40 करोड़ रुपये आएगा तुम 20 करोड़ रख लो, 20 करोड़ मैं रख लेता हूँ। तो इस तरह से पुलिस वाले भी आते गए जो हजारों और लाखों में घूस लेने का सोच रहे थे, जब उनको करोड़ों में मिलने लगा तो वो चीज़ें होता। तो ऐसा हर जगह पर हुआ। और उसके बाद ही मैंने जब कंपाइलेशन किया तो मुझे लगा यार मामला तो 3-4 लाख इतना का नहीं, अगर सारे मामलों को मिलाओगे तो कम से कम इतना ज़्यादा 30,000 करोड़ का होता। 30,000 करोड़ में कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ, उससे कहीं जाना होगा। और अगर आज के तारीख में आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करें तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू होती है, कितना भी सी होता होगा। तो इसने पुलिस वालों के साथ किया और शुरुआत हुई थी पुणे पुलिस की। और इसका इंटरेस्टिंग था कि पुणे पुलिस का एक अधिकारी था जिसका नाम था मुलानी, ये इन्वेस्टिगेट करने तेलगी को जाता है जो उस वक्त में बैंगलोर जेल में बंद है। और उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तेलगी वहाँ पे बातों में उसको उलझाता है और उसको भी यही लालच देता है कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, तुम मेरे से साठगांठ कर लो और कर लो। अब वो उसकी कस्टडी ली जाती है और उनके कस्टडी के अंदर ये पूरा का पूरा मामला चलना शुरू होता है। फिर पुणे पुलिस में विवाद उसके लेके पैदा था। बाद में जब मुंबई पुलिस के पास भी इसकी जब जाती है तो एक API था दिलीप कामत, वो उसके पास कस्टडी थी। और ये बंदा दिलीप कामत बाकी पुलिस वालों को लेके तेलगी अराउंड 2 महीने से ज़्यादा वक्त, 85 दिन तक वो मुंबई पुलिस की कस्टडी में था। लेकिन एक भी दिन उसको लॉकअप में नहीं रखा गया। एक 3 स्टार होटल था आश्रय में, उसको रखा जाता था। कस्टडी के दौरान ये अपने गांव वगैरह में जाता है, घूमता वगैरह है। इनफैक्ट एक बार तो गोवा भी गया था और लीला होटल जो 5 सितारा होटल में ठहरा था। और पुलिस वालों की फैमिली को भी फ्लाई करवा के बुलाया गया कि भाई आप लोग भी ठहरो और एंजॉय करो, और सब तेलगी के पैसे से का पूरा खर्चा होता था। तो ये चेन बन गया था, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर से अपना पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, DCP, जॉइंट CP, कमिश्नर वगैरह, उस चेन तक हो गया था। और
जो उसके पैसे थे वो लगभग हर जगह पहुंचते थे, उसके ऊपर होम मिनिस्टर वाली बात होती। प्लस उस कस्टडी के दौरान उनका जो धंधा था बदस्तूर चल रहा था, पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर चल रहा था। और एक दिन सडनली हुआ, और ये बात है सन 2004 के बिगनिंग की, सन 2003 के बिगनिंग की। तो महाराष्ट्र की एसआईटी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और कर्नाटक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी। इन दोनों ने मिलकर तेलगी के घर पर विजिट करने गए। तो असल में तेलगी चूंकि अरेस्ट होता तो पूरा घर लॉक वगैरह होना चाहिए था, सील लगी होनी चाहिए थी। जब यहाँ गए तो तब तेलगी मुंबई वहाँ पे पाया कि तेलगी घर में बैठा हुआ है, चाय बिस्किट खा रहा है, नौकर ये वहाँ पे उसके लिए सेवा कर रहा है, और एक पुलिस वाला वहाँ पे सोया पड़ा है। और वो लोग बहुत सरप्राइज हुए कि जिस आदमी को कस्टडी में होना चाहिए अपने घर पे आराम से बैठ के नॉर्मल के तौर पे बिजनेस चला रहा है, जिस घर पे दरवाजे पे सील लगी नहीं की थी, अंदर वो चीज़ें। तो उन्होंने आके उसकी स्क्रिप्ट की। बाद में मुंबई पुलिस ने उसको रफा दफा करने की बहुत सारी कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने ट्रैप लगाया था। तो उस वजह से इन लोगों ने, जायसवाल ने, महाराष्ट्र एसआईटी और कर्नाटक एसआईटी ने एक रिपोर्ट बना के वो सबमिट की। वो रिपोर्ट भी दबा दी गई थी और उसको भी सामने आने नहीं दिया गया था। दोषी मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर एक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने वो निकाल कर भी उसका पर्दाफाश किया। अब चूंकि पकड़े गए तो पुलिस एम्ब्रेसिंग स्टेज में आ गई कि भाई अजीब सा हो गया। तो दिल्ली की मदद से उन्होंने मुंबई के पास एक भिवंडी नाम की जगह, जहां से 800 करोड़ के स्टैम्प की बरामदगी दिखाई, और उन्होंने कहा कि चूंकि हमने वो ट्रैप लगाया था उस वजह से हमें 800 करोड़ का माल बरामद हुआ। आगे जाके जब जांच हो तो पता चला कि वो बरामदगी भी पूरी की पूरी फर्जी थी, और इस वजह से इस मामले में एक के पीछे एक पुलिस वाले अरेस्ट होते गए। लगभग 12 के आसपास पुलिस वाले अरेस्ट हुए थे, जो एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन के दोषी पाए गए थे, जो चार्जशीट में लिखा था। दिलीप कामत की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद ज्वाइंट कमिश्नर श्रीधर वगल, जो पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर थे मुंबई के, और मौजूदा ज्वाइंट कमिश्नर सत्यपाल सिंह के बीच एक मीटिंग की भी बात होती है। लगभग 2 घंटे वो मीटिंग चलती है। उस मीटिंग में आपके मुताबिक क्या बातचीत हुई होगी? देखिए, हुआ ये था, जो मुझे जो हमें जानकारी मिली और बाकी मीडिया वालों को, कि श्रीधर वगल पहले ज्वाइंट कमिश्नर थे। जब वो हट गए उनकी जगह पे सत्यपाल सिंह आए। उस तो अचानक श्रीधर वगल पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर जो थे, वो एक दिन अचानक मिलने को आए, और सडनली उनका ज्वाइंट कमिश्नर का दरवाज़ा बंद हो गया। 2 घंटे तक बैठक चली, किसी को कुछ नहीं पता चला था। लेकिन जो सिंपल सी बाद में जो उसको लेके अंदाज़ा लगाया गया वो ये था कि वगल जानते थे कि उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ी हुई थी, एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन हुए थे। और सत्यपाल सिंह जो बाद में ज्वाइंट कमिश्नर आए थे, उनका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। तो उन्होंने भी, उनकी बात सिंपल थी कि मैं पिछले वाले ने जो पाप वगैरह किया था, मैं अपने कंधे पे क्यों ढोऊं, किसी और का जो की गंदगी है मैं क्यों साफ करूं। तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, जो अपनी जगह पे सही भी थे, क्योंकि उन्होंने, उनके कार्यकाल में हुआ ही नहीं था। तो मेन बातचीत उस चीज़ को हुई थी, और उन्होंने नए ज्वाइंट कमिश्नर ने हाथ अपने खड़े कर दिए। तो उसके बाद में वगल के बचने के सारे जो रास्ते थे वो बंद हो गए, और उसके थोड़े दिन के बाद में श्रीधर वगल गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हुए तब वो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ हुआ करते थे, और उसको गिरफ्तार किया गया था। मतलब बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी एक तरह से, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में एक डर फैल गया होगा कि अब पता नहीं किसका नंबर लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे होती थी कि एक टेम्पररी ऑफिस मिला था एसआईटी को मुंबई के वर्ली इलाके में, जो पुलिस वेलफेयर बोर्ड का ऑफिस था। तो वहाँ पे बहुत बार तो हमने सब पत्रकार दिन भर हमारी भाषा में जो होता है फील्डिंग लगा के, कैमरा लगा के खड़े होते थे। तो बहुत बार ये ऐसे होता था कि टूरिस्ट आने शुरू हुए, और तो गाइड लाता था, विदेशी टूरिस्ट को दिखाता था, दिस इज जेल फॉर इंडियन पुलिसमैन। ये होता था। और इनफैक्ट और एक इंटरेस्टिंग होता था, उस दौरान में एक समोसा बनाने वाला था जी। तो हम लोगों को था कि खबर देखिए पत्रकार को कहीं ना कहीं से हासिल करनी होती थी। तो मैंने 1-2 गिरफ्तारी हुई तो मैंने ये पता चला कि जिस दिन गिरफ्तारी होनी होती ना, उस दिन ये ज़्यादा समोसा बना के लाता है। वो बहुत महंगा इलाका था, तो वहाँ पे अगल बगल में रेस्टोरेंट नहीं थे जी। तो ये लागता था, और एसआईटी के ऑफिस में भी उसे यही समोसा जाया करता था। जी। तो मैंने बोला कि इसका संबंध है कि जिस दिन गिरफ्तारी होनी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एक्स्ट्रा समोसा सप्लाई करना। तो मैंने जाके उसको एज अ सोर्स पकड़ा था। तो उसको मैं जाके पूछता था, भाई जिस दिन भी ज़्यादा समोसा का ऑर्डर आएगा ना, बता देना, हम अलर्ट पे रहेंगे। उस रात क्या हुआ था जब आप अपने घर में सो रहे थे? रात के 12 साढ़े 12 बजे कॉल आती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। बिल्कुल। और ऐसा ही एक कॉल आपके दोस्त मंदार परब को भी जाता है। बिल्कुल। मंदार परब के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उस रात क्या हुआ था? उस रात हुआ ये था कि दिन भर रिपोर्टिंग वगैरह करके मैं आया। अब हमें पता था कि दबाव तो था ही, बिकॉज देखिए इतने बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े एमएलए, बाहुबली नेता जब जा रहे हैं तो आप पे दबाव आएगा ही।
और मेरा बहुत काफ़ी मॉडरेट बैकग्राउंड से आया तो था। मुंबई में चौल टाइप एक घर बिल्डिंग थी, उसमें रहते थे। 200 स्क्वायर फीट का घर था जिसमें टॉयलेट भी बाहर होता है, उस टाइप का एक्चुअली तब वहाँ रहा करते थे। तो आकर मैं सोया था तो रात को अचानक फ़ोन आया और गाली गलौज वगैरह उसने करना शुरू किया। बोला देख लेंगे, माँ बहन की गाली वगैरह दी वगैरह। वो मतलब वो अचानक था कि आया तो एक डर सा तो आ ही गया। तो चुपचाप मैंने बाहर जाके बालकनी से झांका कि मैं नीचे कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा वगैरह। तो रात को फिर चुपचाप करके मैं सो ही गया। मैंने मंदार परब से भी बात की थी, जो मेरे दूसरे चैनल के पत्रकार थे। उन्होंने बताया कि उनको भी धमकी आई थी। उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी रिपोर्टिंग वगैरह खुल कर की थी। तो रात भर तो सोया तो रात भर नींद तो आई नहीं, काफ़ी डर सा लगा था। और साथ में मैंने और किया कि मैंने मेरे घर पर भी नहीं बताया जी। कि भाई इस तरह की धमकी हमकी आई थी। अगले दिन सुबह उठा और सबसे पहला लोकल पुलिस स्टेशन में गया और वहाँ पर जाकर मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। फिर अपने चैनल में आया, वहाँ बताया। तो मेरे घर को एक दिन बाद पता चली एक खबर, जब अखबारों में छपी तो उन्होंने बोला घर पर हुआ। फिर घर पे जाहिर तौर पे जब आया पता चलेगा तो आपको पता है कि कितना झगड़ा होता है और कितना घर वालों से भी सुनना पड़ता है। ये हो गया था। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन उस दौरान में ऑफर हुई थी। फोन आया था मुख्यमंत्री जी की तरफ हाँ, से। मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे थे और उनकी तरफ से जो गृह राज्य मंत्री थे कृपा शंकर सिंह, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया और बोला कि जो मुख्यमंत्री शिंदे हैं वो मध्य प्रदेश में चुनावी कैंपेन में बिजी है, लेकिन उन्होंने मैसेज ये दिया हुआ है कि आप चाहे तो आपको पुलिस प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते, जो मैंने मना कर दिया। उसके पीछे वजह थी कि जिन पुलिस वालों को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ और सामने ला रहा हूँ, वही पुलिस वालों का अगर मैं प्रोटेक्शन लेके लूँगा तो मेरे तो पत्रकारिता के मिलने, लोगों को खबर जमा करने, इंटेलिजेंस गैदरिंग के तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। 24 घंटे मेरे पे निगरानी एनी हाउ चलती रहेगी। और अजीब सा भी लगता है कि मेरे ज़माने में खटारा सी बाइक हुआ करती थी। तो आप सोचिए कि मैं बाइक चला रहा हूँ, पीछे एक आदमी कार्बाइन बंदूक लेके बैठा हुआ है। मतलब आदमी हंसी का भी पात्र बन जाता। तो मैंने वो जो चीज़ थी वो मना भी कर दिया था प्रोटेक्शन उस दौरान। मतलब आप बताते हैं कि 200 गज के मकान के बाहर एक पुलिस वाला बैठा है तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये भी अपनी तरह की कुछ दिक्कतें होती हैं पत्रकारों की। अब लौटते हैं सर राजनीति पे। इस पूरे जो ये मामला था इसमें पुलिस ही नहीं, राजनेता भी इन्वॉल्व थे। इवन 2 विधायकों की गिरफ्तारी भी होती है, जैसे कि आपने बताया भी था, एक महाराष्ट्र से और एक कर्नाटक से। तो ये जो राजनीति का नेक्सस था वो किस तरह से जुड़ा हुआ था? देखिए, राजनीति के तौर पे ये था, स्टैंप लेने से लेके आगे मामला रफा दफा करने तक हर लेवल पे राजनीति थी, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकता। तेलगी के साथ में फोटो देखेंगे उसके फंक्शन में, तो उसके स्टेज के ऊपर उस राम जेठमलानी के साथ स्टेज शेयर कर रहा है, नारायण राणे के साथ शेयर कर रहा है, जो पहले सेना में थे फिर कांग्रेस में गए और आजकल बीजेपी के अंदर है, उनके साथ भी वो स्टेज शेयर कर रहा है। और अलग अलग पार्टियों के जो लोग थे वो उसके साथ में जुड़े होते, उसके बहुत जगह पे उसके चंदे वगैरह भी वो दिया करता था। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो कृष्णा यादव नाम का आंध्र प्रदेश का, तब का आंध्र प्रदेश था, बाद में तब स्टेट 2 अलग नहीं हुए थे, उसका जो विधायक था उसने तेलगी के एक बंदे को किडनैप कर लिया और बोला कि भाई एक काम, तुझे अगर छुड़ाना है तो मुझे पैसे दे। और उस पैसे का लेन देन आंध्र प्रदेश की विधानसभा के परिसर में हुआ। सोचिए, मतलब विधानसभा के परिसर में पैसे का लेन देन हुआ और तेलगी के आदमी को छोड़ता है। और तेलगी भी इतना शातिर था कि उसने उस बातचीत के टेलीफोन, जितने से बातचीत करता था सबके टेलीफोन रिकॉर्ड करके, कॉल रिकॉर्ड करता था, टेप बना के रखता था। तो जैसे वो फंसता गया तो उसने पार्ट पार्ट में, पैचेस में, इंस्टॉलमेंट में उसके टेप रिकवर होते गए या उसने रिकवर करने दिए, और उस चक्कर में वो एमएलए भी फंसा। जितने लोग थे, एक टाइम ऐसा है कि सब तेलगी का शिकार करने चले थे, लोग लगा थे मामूली सा आदमी है वगैरह, बट टर्न आउट टू भी उल्टा हो गया कि तेलगी ने, मतलब जैसे जैसे वो फंसा गया उसने बाकियों को भी फंसाते ही गया। शुरू किया उसने। इस पूरे मामले में छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर का भी आपने जिक्र किया है कि किस तरह से इंक्वायरी होती है, फिर समीर को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां छगन भुजबल आपके एक सवाल पर चप्पल उतार कर मारने की बात करते हैं। क्या था वो वाकया? ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पर इसका थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य समझते हैं कि होम मिनिस्टर होता है, वो मुखिया होता है पुलिस विभाग का। तो आप शुरू करते हैं कि लोअर रैंक का पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है, एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का, एसीपी को पकड़ा गया, डीसीपी को पकड़ा गया, जॉइंट कमिश्नर को पकड़ा जाता है, पुलिस कमिश्नर को पकड़ा जाता है। उसके ऊपर कौन सी पोस्ट होती है? ऑटोमेटिकली होम मिनिस्टर पे। उन पर काफ़ी दबाव वगैरह आया, फाइनली उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि उस वक्त पूरा चल रहा था कि भाई आज नहीं तो कल शायद इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी या इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
और वो सडनली कई दिनों के लिए तो केरला चले गए थे इलाज कराने के बहाने, और उसके बाद वो लौट कर आए थे। और समीर भुजबल जो उनका भतीजा था, तो उस पर भी काफ़ी आरोप लगे थे कि बहुत सारे लेन देन वगैरह के लिए शायद रिस्पॉन्सिबल था। वो आगे जाके मेंबर पार्लियामेंट भी बना। जी। तो एक उनका सहयोगी थे तोतला, अंतिम तोतला करके एक तोतला, था, जो जी। नाफ्ता किंग बोलते थे, जो मिक्सिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिलावट के लिए जी। आके भी जाना जाता था। तो जब समीर भुजबल को एक बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो उस दिन लोग काफ़ी डरे हुए थे, ये और इनके सपोर्टर्स वगैरह, कि भाई बुला तो लिया, कहीं अरेस्ट तो नहीं कर लेगी एसआईटी, तो उसको लेके डरे हुए थे। तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब जो अभी छूट गया, इनके तमाम सपोर्टर्स मुझे फ़ोन कर रहे थे। इनफैक्ट दो तो ऐसे लोगों ने फ़ोन किया, एमएलए ने किया, जो आगे जाके महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री भी बने। एक थे आपसे सचिन अहिर और एक थे जितेंद्र आव्हाड, जो आगे जाके मंत्री भी बन गए। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि आज समीर गिरफ्तार होंगे कि होगा नहीं? कि नहीं होगा। अच्छा। और उनके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स था मैं, बिकॉज उस दौरान में इनको लगता था कि भाई जो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो इसके पास आती जी। है। तो इनफैक्ट मैंने उसको बताया था, जितेंद्र आव्हाड जो तब एमएलए थे, बाद में मंत्री बने, उनका फ़ोन आया था, तो मैंने बोला था, पूछा तो मैंने बताया बाहर आ रहा था। मुझसे पूछा मुझे उसके चाचा को बता दूं क्या है भुजबल को, मैं बोला अभी बता दे, तेरी मर्जी है। तो वो उसने बताया था। तो फिर बाद में जब उनके घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो पहले समीर आया, समीर से लोगों ने पूछा वगैरह, और उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे विक्टोरियस है, तिलक विलक लगा के आरती वारती हुआ, सारे घर में सारे सपोर्टर्स बैठे थे। तो समीर से कुछ लोगों ने सवाल पूछा, और मैंने भी एक सवाल पूछा। वो उठ के गया, सडनली छगन भुजबल साहब आकर बैठ गए। अब चूंकि आकर बैठ गए, तो वैसे कोई सवाल लोगों के पास नहीं था, लेकिन बैठ गए तो लिहाज के तौर पे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। तो मैंने जो समीर को सवाल पूछा था, वही सवाल दोहरा के छगन भुजबल जी को पूछा। और मैंने उनको पूछा कि भाई समीर से पूछा गया तो होगा, और शायद आपसे भी पूछा जाएगा कि आपके पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से तेलगी के पैसे पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। उसका उन्होंने जवाब दिया, और जवाब देने के दौरान अचानक क्या हो गया, चेहरे पे गुस्सा, आंखें लाल, और उन्होंने बोलना शुरू किया कि इस तरह के टारगेट करके कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, इस तरह के कोई पूछेगा मैं चप्पल उतारूंगा, किसी को मेरी सहनशीलता का अंत नहीं देखना चाहिए। और सडनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा इतना बड़ा था, उनके 50-60 समर्थक थे, हम 20-25 पत्रकार थे, सब कैमरेज पर रिकॉर्ड हुआ है। सडनली सन्नाटा, सब अगल बगल के मुझे देख रहे हैं, और हम लोगों को पूरा डर था कि आज इतने सपोर्टर्स हैं, तो अगर मिल के पिटाई करेंगे तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त पीटेंगे। सडनली सन्नाटा छाया। फिर किसी एक पत्रकार थे, उन्होंने मामले को थोड़ा हल्का फुल्का किया, और सडनली फिर मैं टेप लेके निकला, जैसे ज़माने में अपलिंकिंग हुआ करता था, तो लेके निकला और सीधे ऑफिस आया। और बाद में मुझे पता चला कि बाद में सपोर्टर्स बाहर ढूंढ भी रहते उनके घर के बाहर कि किस तरीके का। फिर वो जाके हमने स्टोरी थी वो पूरी की पूरी टेलीकास्ट वगैरह की, और जिसमें सब जगह पता चला। और तारीख भी मुझे याद है, इट वॉज आई सपोज 28 या 29 फरवरी 2004। 28 फरवरी को शायद सैटरडे था, हाँ। जी। तो उस दिन एक्चुअली में शाम को उनके घर पे घटना है। तो किताब में मैंने एग्जैक्टली पूरा का पूरा डेट्स के डायरी साथ फॉर्मेट आपने के अंदर लिखा उसको है। जताया। तो इस तरह से ये जो नाम थे वो निकलने शुरू हुए थे। पहले राम जेठमलानी जी का नाम आता है, फिर उसके बाद छगन भुजबल जी का नाम आता है, और इस तरह से कई राजनीति के बड़े नाम भी सामने आते हैं इस स्कैम में। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जांच है वो एसआईटी से हटाकर सीबीआई को सौंप दी जाती है, और उसके बाद वो जो 48 मामले सीबीआई को सौंपे गए थे, जिसमें से 23 मामले शायद महाराष्ट्र के ही थे जो तेलगी स्कैम से जुड़े हुए थे, टोटल 200 मामले थे। तो उसमें क्या फ़र्क आया जांच में फिर सीबीआई को दिए जाने के बाद? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और मेरे ख्याल से अप्रैल 2004 के अंदर, मार्च या अप्रैल 2004 के अंदर वो जो जांच थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दी। सीबीआई की जांच के बाद हुआ ये कि तब तक पुलिस वालों की तो सारी जांच हो चुकी थी, नंबर आना था बड़े राजनेताओं का। जी। वो ठीक बड़े राजनेताओं का नंबर आने के ठीक पहले जो जांच थी वो एसआईटी से निकाल के सीबीआई को दी गई, और तब तक लग रहा था कि एसआईटी आज नहीं तो कल से शुरू कर देगी बड़े राजनेताओं को धरना, उनको गिरफ्तार करना। लेकिन एसआईटी के बाद जांच सीबीआई के पास गई, और सीबीआई के पास जांच जाने के बाद हुआ ये कि जो बुलेट ट्रेन की गति से जो जांच चल रही थी वो सडनली बैलगाड़ी की गति से चलने शुरू की। और ऐसा पहले भी हुआ है, सीबीआई के बारे में तो अच्छे खासे कमेंट है, कभी अदालत ने उसको तोता कहा था। हमारे उस जमाने में तो मजाक में लोग कहते थे कि इससे कवर अप ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और बाद में देखिए किसी राजनेताओं की गिरफ्तारी वगैरह होनी बंद हो गई उस पर्टिकुलर वो पॉइंट के बाद। बट मुझे लगता है कि अगर जांच एसआईटी के पास रहती और जो कर रही थी हाईकोर्ट की निगरानी में अगर रहती, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे राजनेताओं के जो नाम थे वो बाहर आते थे। लेकिन उस पॉइंट जब यहाँ पे जांच चली गई, उसके बाद से ये हो गया कि पुलिस वालों की कैपेबिलिटी
और तेलगी की वहाँ तक ही उसको इन्वॉल्व रखा गया और राजनेताओं के फिर नाम आगे आने बंद हो गए। अब आते हैं सर साल 2006 पे, जब टीवी चैनलों पे एक आवाज़ सुनाई देती है, शरद पवार और मिस्टर भुजबल। ये आवाज़ थी अब्दुल करीम तेलगी की, और नार्को टेस्ट के दौरान उनके मुंह से ये दो नाम निकलते हैं, जिससे पूरी राजनीति जो है हिंदुस्तान की, उसमें फिर से हंगामा मच जाता है, क्योंकि शरद पवार एक बहुत बड़ा नाम थे, हैं आज भी भारत की राजनीति के। तो ये जो पूरा जो सीडी बाहर आई, वो किस तरह से बाहर आई और किस तरह से चली, उसकी भी एक कहानी है। तो उसके बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि इसका जो हीरो है वो आप नहीं, कोई और। हाँ, देखिए ये हुआ था कि जब तक 2006 तक का मैं जो पुराना चैनल था छोड़ चुका था, एक नया चैनल आया था अंग्रेजी का, उसमें शुरू हुआ था। और उस दौरान में हमको पता था कि एक सीबीआई के पास भले केस जा चुका है, लेकिन एक नार्को टेस्ट हुआ था तेलगी का, और उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। चर्चे, अफवाहें वगैरह बहुत सारी थी। तो बेंगलोर में हमारा एक रिपोर्टर था माधव, बहुत ही मेधावी रिपोर्टर। उसको हमने बताया कि भाई ये चीज़ें तो इस पर ही काम कर, चूँकि मेरी एक तब तक ऑथोरिटी हो गई थी इस सब्जेक्ट के ऊपर, मैंने कहा था कि तू इस पर ही काम कर। और उसने काफ़ी हाथ पैर मारे, अपने सोर्सेज बनाए, और आखिरकार उसने वो चीज़ को हासिल कर लिया। सारे देश में ये चीज़ें सुनाई दी। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है कि सीबीआई आकर स्टेटमेंट देती है, कहती कि इन दो नेताओं के बारे में हमें कोई सबूत वगैरह नहीं मिले, ये हमने टेस्ट नहीं किया था, एसआईटी ने टेस्ट किया था, और उसके आगे हमें कुछ नहीं मिला। जो अपने आप में रेयर है कि सीबीआई कोई इस तरह की चीज़ें आएगी और सीबीआई आकर एक बाकायदा पत्रकार परिषद लेकर ये कहेगी कि भाई इनका तो नाम नहीं है। अपने आप में रेयर था, क्लीन चिट देने के लिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और धीरे धीरे बाकी जगह से भी खबरें आई। पवार साहब ने उसको डिनाई किया, बोला कि भाई ये सब गलत है। छगन भुजबल जो थे उन्होंने डिनाई किया। इनफैक्ट मुझे लगा कि वो थोड़े खुश भी होते, क्योंकि अपने से बड़े नेता का नाम आया तो मेरे पे से प्रेशर उतर गया। मेरे से प्रेशर उतर गया ना। मतलब ये तो वैसा ही था कि अब कोहली रन नहीं बना पाया तो शुभम गिल के लिए तो आसान हो जाता है ना, बोलेगा मैं अकेले क्या करूँगा। तो वैसी चीज़ थी, बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद में हर चीज़ शांत हो गई। मीडिया ने सडनली कवरेज ववरेज पूरा बंद वगैरह कर दिया, और आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं चला कि अचानक ये शांति कैसे हो गई, जबकि इसके वजह से पॉलिटिकल एक तूफान उठना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं बताऊं कि विरोधी पक्ष के जो नेता थे उन्होंने भी उस पर स्टेटमेंट देना बंद कर दिया। ये हाल हुआ था उस दौरान में। मतलब एक तरह से रिपोर्टिंग जो थी इस सीडी के बाहर आने के बाद बिल्कुल डाउन चली गई, जबकि आप लोगों ने सोचा था कि सीडी बाहर आएगी तो कुछ बड़ा होगा। बिल्कुल पूरा वो रिवर्स में हो गया। और मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक जो सीडी और तमाम चीज़ें थी, और बाद में चर्चा भी कि तेलगी वांटेड सम पीपल टू कम ऑन टू द नेगोशिएशन टेबल। वो शायद हुआ ही होगा, क्योंकि उसके बाद तेलगी ने खुद बोल दिया कि भाई ये सीडी तो फर्जी है, और दूसरी जगह बोला कि सीडी में को के साथ छेड़छाड़ की है। तेलगी का वकील ने जाके खुद कोर्ट के अंदर बोल दिया कि ये नार्को टेस्ट से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब सोचिए कि वो आदमी और उसका जो आरोपी है उसका वकील भी आके क्लीन चिट दे रहा है। ये अपने आप में समझ में आता है, अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस करे तो पता चल जाता है। तेलगी दो चीज़ें कहता है, वो एक पहला स्टेटमेंट देता है कि ये सीडी फर्जी है, दूसरा बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं है, दूसरा बोलता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है। अब दो ही हो सकता है, इधर नार्को टेस्ट हुआ नहीं है या हुआ है तो छेड़छाड़ हुई है। और तो सीबीआई उधर बयान दे रही है कि हमें इसने नाम लिए थे, हमने जांच की, क्लियर है, कोई हमें कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है। और सीबीआई ये भी कहती कि हमने नार्को नहीं कराया, ये पिछली वाली एसआईटी ने कराई थी 2 से 3 साल पहला, जो महाराष्ट्र की थी, उसने कराई थी। तो हर एक ने पल्ला झाड़ा। और उसके बाद से मेरे ख्याल से फिर अचानक शांति हो गई। उसके बाद से स्कैम से जुड़ी खबरें और लेके आना, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। आपने तेलगी की बात की कि आपकी उनसे मुलाकात होती है, उस मुलाकात तक पहुंचने का भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। आपको एक फ़ोन आता है उसी सूत्र का जिस सूत्र ने आपको जायसवाल रिपोर्ट दी थी। वो सूत्र आपको बताते हैं कि आपको तेलगी से मिलना है तो कौन शख्स आपकी मुलाकात उनसे करवा सकते हैं, और जब आपको वो नाम बताते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कौन सा नाम था और वो शख्स कौन था? देखिए, जिसने कराया मेरा अच्छा मित्र था, कैमरा न्यूज़ का कैमरामैन था, काफ़ी नामी न्यूज़ का कैमरामैन था। उसकी संजय रोकड़े। अच्छा, वो ऐसा भले उसको कैमरामैन या वीडियो जर्नलिस्ट बोले, बट उसके सोर्सेज, उसके बात करता, मतलब बहुत सारे पत्रकारों से बेहतर सोर्सेज उसके थे। रोकड़े के अपने कॉन्टैक्ट वगैरह काफ़ी थे, और
उम्र में मुझसे 15 साल के आसपास बड़ा था, तो डेफिनेटली वो एक संपर्क बनते जाते हैं। और खासकर वो मुंबई में उस इलाके में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था, तिलक नगर वगैरह, जो एक ज़माने में बहुत कुख्यात हुआ करता था, छोटा राजन का डेन और ये वगैरह वगैरह। इनका कुछ छोटा राजन का क्लासमेट भी था। अच्छा। हाँ, और वो राजन अलग जी। अलग धंधे में चला गया, ये और अपना ये अपना पत्रकारिता टीवी में। पत्रकारिता में ये आ गया था। तो उसके वो हमेशा पुलिस वालों से मिलना, बैठ के बात करना और शांति से। हम जो पत्रकार थे, फास्ट फूड वाले होते थे, टाइम नहीं रहता, चलो काम हुआ, इतनी से बाइट निकली और भागो, बिल्कुल। तुरंत खाने वाले। वो कहता था कि वो चीज़ों को ठंडा करके खाते हैं ना, भाई आराम से ठंडा करके प्यार से बात करेगा, धीरे धीरे कर करके वो खबर निकालने वाला बंदा था। और उसने इसी दौरान में किसी कोर्ट वाले के थ्रू तेलगी तक पहुंचने के कांटेक्ट ढूंढ लिए, जो छोटे मोटे क्लर्क वाले टाइप होते हैं, उसके थ्रू उसने ढूंढ लिए। और कोर्ट में ये होता है कि पेशी के दौरान में पहले और बाद में थोड़ा एक आइसोलेटेड जगह पे वो रखा रहता है। और बाद में हुआ ये कि मीडिया ने फॉलो करना केस लगभग छोड़ ही दिया था। और ये जब आता था तो, और इसको बहुत सीक्रेसी तौर पे लाया जाता था, तो बहुत सारे पत्रकारों को पता नहीं चलता था। तो इसके थ्रू पता चला कि वो आने वाला है, और सडनली 2 या 5 मिनट का आपको गैप मिल जाता है, चाहे कॉरिडोर में खड़े हुए या कहीं एक कोने में बैठे हुए। तो उस दौरान में उसने मुलाकात कराई थी। कौन सा साल था ये? ये साल 2004 के बाद की बात बात है। की बात। एक्चुअली मैं एग्जैक्टली डिटेल दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा कि वो आदमी कौन था, वो उसके लिए सुसाइडल हो जाएगा। ये चीज़ें थी। तो 2004 के बाद की बात है। तो आपकी जब तेलगी से मुलाकात हुई, एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात में तेलगी में आपने क्या फ़र्क देखा और उस दौरान आपकी क्या बातें हुई? देखिए, मैंने इंटरेस्टिंग था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 अलग अलग लोगों के साथ मिला। एक आदमी से 2 बार नहीं मिला, 2 बार में 2 अलग अलग लोगों से मिला, 2 अलग अलग तेलगी से मिला। पहली जो मेरी मुलाकात उससे होती है, उसमें एकदम चालाक, चतुर, काइयाँ, धूर्त, पाखंडी, शब्दों के जाल में उलझाने वाला, वो उस टाइप का बंदा था। और जो सैडिस्ट एंजॉय कर रहा था कि देखो मेरे को इतना फंसाया ना, अब मैं भी तुम्हारी लगा दे रहा हूँ। और एंजॉय कर रहा था कि मेरे वजह से इतना पुलिस वाले भी परेशान है, नेता भी परेशान है वगैरह, मैं अकेले जेल में मर रहा हूँ, मैं तो डूब रहा हूँ सनम, सबको लेके डूब रहा हूँ। और उसको एक सैडिस्ट खुशी भी वाली चीज़ थी, वो उस तरह का बंदा था। दूसरी मुलाकात जब हुई थी, तब तक ये तेलगी का जो टेप जो था बाहर आ चुका था। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद सेटलमेंट हो गया, तो हो भी गया होगा। तो एकदम थका हारा, सरेंडर कर दिया हुआ बातचीत से, वो बहुत लिमिटेड छोटे छोटे जवाब देने वाला, वो तेलगी दूसरे टाइप में मुझे मिला। जो ये था कि भाई मान चुका था कि भाई अब मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो जेल में ही कटने वाली है, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अब किसी के नए नाम नहीं बताऊंगा, नए टेप्स, ऑडियो टेप्स बाहर नहीं आएंगे और खबर वगैरह नहीं आएगी, मैं चुपचाप एक कोने में अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ काट लूँगा। इसको पता था कि मेरी अभी आगे की जो लाइफ है जेल के अंदर ही जाने वाली। तो ऐसे 2 डिफरेंट काइंड ऑफ तेलगी एक्चुअली में मिले। ये इतनी बातें हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे वो आपको इसी किताब में मिलने वाली हैं। क्योंकि जब ये मुलाकातें होती हैं ये बड़ी ही मेस्मराइजिंग लगती हैं। पता चलता है कि जिस शख्स पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले कई सालों से, जिस शख्स ने आपको इतना बड़ा कर दिया कि आपको इंटरनेशनल प्रेस अवार्ड्स मिल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, उससे आपकी पहली बार जब मुलाकात होती है तो कैसा फील होता है कि यार ये वो शख्स था जिसकी वजह से आज संजय सिंह को दी संजय सिंह समझा जाता है, माना जा रहा है पत्रकारिता में। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो जो मुलाकात है जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्लैरिटी होगी। लेकिन उस जो सेकंड मुलाकात थी जो सीडी आने के बाद, बाहर आने के बाद आपने की थी तेलगी से, तो उसमें आप देखते हैं कि हताश तेलगी को आप देखते हैं कि जिसको पता है कि वो जब मरना है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण था कि सेटिंग हो चुकी थी ऊपर के लेवल की और परिवार को बचाना था। वो भी एक कारण था कि अगर मैं तो गया हूँ अंदर, क्योंकि उनकी पत्नी पे भी केसेस चल रहे थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, शायद शाहिदा बी पे केसेस चल रहे थे। तो वो सब चीज़ें क्या थी एक्चुअली, इस वजह से उन्होंने बैक स्टेप लिया या क्या कारण रहे? देखिए, मुझे लगता है जो टेप जब सामने आया था तो तेलगी का आइडिया ये था कि लोगों को नेगोशिएशन टेबल पर लाएं। और जब वो नेगोशिएशन टेबल में जो ये तय हुआ होगा कि भाई तेलगी कहेगा कि भाई मैं आपके लोगों का आगे का इन्वॉल्वमेंट और वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, उसके बदले में आप मेरे परिवार वालों को टारगेट मत करो।
और तेलगी जानता था कि वो खुद तो बच नहीं सकता, बिकॉज उस पर इतने सारे मामले थे कि सरकार हो, पुलिस वाले हो या कोई भी चाह के भी नहीं बचा सकते। तो उसको पता था कि उसको तो अंदर जाना है, और उस पर बहुत बीमारियां भी थी और लाइलाज बीमारी भी उसे हो चुकी थी। तो उसको पता था कि भाई मैं तो नहीं हूं, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दिया जाए। इसके बाद दो चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक तो एमएस मुशर्रफ का इंटरव्यू आपने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू कभी बाहर नहीं आया। वो इंटरव्यू ऐसे ही सीडीज़ में दफन हो गया, या आप कहें कि टीवी चैनलों के अंदर दफन हो गया, वो कभी बाहर नहीं आया। एमएस मुशर्रफ कौन थे, और वो जब पूरी चीज़ बाहर आ सकती थी कि वो नेता कौन था जिसने तेलगी को शह दी थी, तो वो पूरा वाकया इंटरव्यू का क्या था? देखिए, एसएम मुशर्रफ पुणे के डीआईजी थे जब ये पूरा मामला 2003 में खुला था, और एक तरह से विसल ब्लोअर भी थे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले नोटिस किया था पुणे के एडिशनल कमिश्नर रहते हुए कि भाई नीचे के जो ऑफिसर हैं वो तेलगी को फंसाने, पैसा वसूलने के चक्कर में जबरन उसकी बीवी बच्चों का नाम है वो इसमें डाल रहे हैं। और उसके बाद में एसएम मुशर्रफ को भी साइडलाइन कर दिया गया था, वगैरह कर दिया था, जबकि उनके बड़े भाई सेम सरकार में मंत्री थे और बहुत बड़े मंत्री है, हसन मुशर्रफ नाम है उनका। इन दिनों पाला बदल के अजीत पवार के साथ बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो उसके बावजूद ये था, इनको पूरा साइडलाइन किया गया था। और इनसे एक बार जब हमने बात की तो हमें पता था कि क्या होगा, तो हमने इनका पूरा इंटरव्यू लिया था। तो उस दौरान में सीधे उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने घुमा फिरा के एक एक सवाल एक्चुअली पूछते गए। वो आदमी कौन था, अच्छा राजनेता है या नहीं है, केंद्र सरकार में काम करता है या राज्य सरकार के अंदर मंत्री है, क्या वो शुगर कोऑपरेटिव से जुड़ा है, ऐसे था। मतलब सिर्फ वो नाम लेने वाली जो चीज़ थी वो रह गई थी, बट इतने सारे संकेत थे कि थे उसमें। संकेत इतने सारे थे कि आप आसानी से महाराष्ट्र की राजनीति का कोई बच्चा भी होगा वो बता देगा कि किस मंत्री की बात हो रही है। तो वो रिपोर्ट मैंने लाकर दी, और मैं यहाँ काम किया करता था, सब उसको टालते गए, अगले हफ्ते करेंगे, थोड़ा और करेंगे, इस पर थोड़ा सोच विचार हो रहा है, ऐसे ऐसे हफ्ते महीनों में बदल गए। अब चूंकि मुशर्रफ दूसरा मुझे फ़ोन करके तो उन्होंने कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया था ये इंटरव्यू देकर, और मैं उनको भी जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मेरा अपना एक सोर्स था वो वेस्ट हो रहा था। पत्रकारिता में मुझे भी कोफ्त हो रही थी कि इतनी बड़ी खबर है क्यों कर रहे। और एक हफ्ते के बाद में मुझे एक्चुअली पता चल गया कि अब ये रिपोर्ट को टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, और वो चूँकि हो बहुत सारे रीज़न थे, संपादक हो या संपादक के ऊपर वाले लोग थे, लेकिन इतना तय था कि भाई अब नहीं किया जाएगा, अलग अलग दबाव के चलते। और काफ़ी मतलब वो फ्रस्ट्रेशन वाला दौर था, एंड दैट वाज द रीज़न कि थोड़े दिन बाद फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी। मुझे लगा कि अब यहाँ पे काम करने का मतलब नहीं है। और वो इस्तीफा आपने एडिटर को ना भेज के सीधा मैंने एडिटर को नहीं भेजा, बिकॉज इट वाज अंडर प्रोटेस्ट, मुझे जताना था। आमतौर पे ये होता है कि पत्रकार अपने सब इस्तीफे जो होता है अपने संपादक को भेजता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं संदेश भी देना था कि भाई आई एम अनहैप्पी विथ यू। एक चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए, वो थे आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा जिस दिन रिटायर हुए उसके अगले दिन उनको गिरफ्तार किया गया। आर.एस. शर्मा कौन थे, उनका पुलिस में क्या रसूख था, और उनकी गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण थे? आर.एस. शर्मा वेरी वेल नोन पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थे, यहाँ तक कि एसपीजी में काम कर चुके थे, मुंबई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम थे, उसके बाद में पुणे के पुलिस कमिश्नर बने, फिर मुंबई के कमिश्नर बने, वेरी वेल नोन नाम थे। और जब वो पुणे के पुलिस कमिश्नर थे तब पुणे पुलिस के अंदर तेलगी से जुड़ा मामला था और उसका विवाद उठा। तो उनके ऊपर उनके जो एडिशनल कमिश्नर एसएम मुशर्रफ थे उसने उन पर आरोप लगाए, इन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए। अब ये दोनों का जब झगड़ा हुआ तो सरकार ने एक एसआईटी बिठा दिया, और उनको लगा था कि एसआईटी बिठा देंगे, रिपोर्ट आएगी, थोड़े दिन बाद धूल फाकेगी। वो रिपोर्ट मैंने हासिल करके मैंने की थी। उसके बाद कालांतर में हुआ कि सेम आर.एस. शर्मा पुणे पुलिस के बाद उसका अगला ट्रांसफ़र होता है मुंबई पुलिस के कमिश्नर के तौर पे, और उसके बाद तेलगी की कस्टडी भी उसी दौरान में मुंबई पुलिस के हासिल में। अभी मुंबई पुलिस की हायरकी शुरू हो जाती, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, उस लेवल पर। तो दो जगह पे जहाँ जहाँ पे तेलगी से जुड़े मामले हुए उस दौरान में उस दोनों जगह पे पुलिस के मुखिया के तौर पे था, और कहा गया उन्होंने अपनी तौर से सफाई वगैरह भी दी थी, लेकिन आप मुखिया के तौर पे आप उससे भाग नहीं सकते, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उनके जो सीनियर थे ओपी बाले, उन्होंने भी लिखा था कि भाई अगर आप अच्छे काम की क्रेडिट ले रहे हो इससे जुड़े हुए, तो आपको जो गलतियां हुई उसकी जिम्मेदारी का भी आपको सहभागी तो बनना ही पड़ेगा। तो उनके ऊपर एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन में से एक्ट ऑफ ओमिशन जो था उसके तहत उन पर कार्रवाई हुई थी,
और सबसे बड़ी पुलिस वालों में गिरफ्तारी उनकी थी। वो पहले उनको अनसेरेमोनियसली हटा दिया गया मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से और एक लेस इंपॉर्टेंट जगह थी उस पर भेज दिया गया था, जिस पर उन्होंने कभी चार्ज नहीं लिया। चार्ज नहीं लिया। उसके बाद में द डे ही रिटायर्ड, उसके वेरी नेक्स्ट डे जी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे के अदालत में पेश किया गया। इट वॉज सेम पुणे का कोर्ट था जहाँ उस शहर का जहाँ के 1-2 साल पहले वो पुलिस कमिश्नर थे और वहीं पे उनको पेश किया गया। अब ये तो हुई पूरे कहानी। इसके बाद एक कहानी जुड़ती है शशि कला के साथ। मतलब कहते हैं कि आटे के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। तो वो क्या वाकया था 2017 का, जब शशि कला जेल में है और शशि कला पे राजनीतिक कोई टिप्पणी करनी थी किसी को, उस चक्कर में तेलगी भी पिस गए। तो मामला ये था कि ये बेंगलोर की एक जेल में बंद था। उसी जेल में तमिलनाडु की राजनीति थी शशि कला, वो थी और वो इसलिए बंद थी, जयललिता की जयललिता खास थी और तमिलनाडु में उनको लग रहा था कि भाई वहाँ पे जो केस चल रहा है उसमें ठीक से नहीं चलेगा, तो उन्होंने बगल के स्टेट कर्नाटक के जेल में उनको रखा गया था। अब तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा कुछ होता है जिसका नतीजा ये निकलता है कि कर्नाटक पुलिस की प्रिजन की एक डीआईजी थी रूपा, वो सडनली एक दिन आकर रेड करती है उस जेल में जिसमें शशि कला भी है और तेलगी भी है, नॉर्मल जेल था। तो उस जेल में शशि कला के पास तो पका चीज़ें मिलती हैं, बस ये भी पता चलता है कि तेलगी के पास एक फ्लैट स्क्रीन टीवी है, वाटर डिस्पेंसर है, प्रॉपर गद्दे वाले चीज़ें उसके जेल के सेल में, एक आदमी मसाज वगैरह करने के लिए भी उसके पास है, प्रॉपरली खाना वगैरह भी बाहर से चिकन वगैरह उसके लिए आता है। और दूसरा शशि कला के पास मिलता, वो एक स्टेप और आगे थी, उसका तो पर्सनल किचन भी था और खाना बनाने वाले भी थे जेल के अंदर। लेकिन ये था कि अब शशि कला को कोई भी अगर ऐसा माना जाए कि अधिकारी को कि उसको अगर रिपोर्ट बनाना है किसी खास पर्पज से, तो अकेले उसको फंसाएगा तो बोलेगा भाई तुमने सिर्फ इसके लिए किया, तो और कौन है, 2-3 नाम और डाल दो। तो शशि कला को अटकाने के चक्कर में तेलगी अटक गया, उसकी सारी सुविधाएं जो थी वो पूरी की पूरी, जबकि उस दौरान वो काफी बीमार चल रहा था। काफी बीमार वगैरह चल रहा था और उसको लगा था कि आने वाले 20-30 साल ऐसे ही कटेगी, अंदर जो जेल में सुविधाएं उसमें रहेगा, बट उसकी सारी सुविधाएं सडनली विड्रॉ हो जाती हैं और उसके बाद उसकी तबीयत है वो खराब होनी और ज़्यादा शुरू वगैरह होती है और आगे जाके उसकी हॉस्पिटल में डेथ होती है। अक्टूबर 2017 का आखिरी हफ्ता, जब तेलगी आखिरी सांस लेता है, फैमिली उसके सामने है, दाईं आंख से आंसू बाहर निकल रहा है, तो तेलगी का जो पूरा चैप्टर है वो 2017 में ख़त्म हो जाता है, जब उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी उनकी एक आखिरी इच्छा होती है अब्दुल करीम तेलगी की, जो उनकी बीवी शाहिदा भी पूरी करती हैं। वो आखिरी इच्छा क्या थी? आखिरी इच्छा सडनली कोर्ट के अंदर जब मामला होता तो उसकी बीवी आके कहती है कि भाई इतने तेलगी के हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी और बच गई थी जो 100 करोड़ से ज़्यादा की थी, तो तेलगी की आखिरी इच्छा थी कि ये प्रॉपर्टी आप ले लीजिए और इसको राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाए। वो बताती है और उसकी लिस्ट वगैरह देती है। तो भले ऐसे सुनने में आपको लगेगा कि अरे देखिए आखिर में आदमी ने दान किया, दरअसल में नहीं था। मुझे लगता है वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था सारे देश, मरने के बाद भी उसने चिढ़ा दिया हमारे देश की एजेंसी को कि देखिए इतने राज्यों की पुलिस, SITs, CID, CBI मुझे पिछले 15-17 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहे, मेरी एक एक प्रॉपर्टी निकालती, उसके बावजूद देखो 100 करोड़ के बारे में भनक भी नहीं पहुंची। और वो मरते मरते वो स्टेटमेंट देके इनको जा रहा है, इनको चिढ़ा के जा रहा है, देखो तुमको इसका नहीं पता चला, इसका मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी। तो इसको तेलगी का अपना जो स्टैम्प था ना, वो पर्टिकुलर जो आखिरी इच्छा नहीं थी, वो तेलगी का अपना स्टैम्प था कि देखो मैंने किस तरह से पूरा किया है। यानी कि जाने के बाद भी जो CBI वगैरह है उसको उसने ये बताया कि अभी भी मैं जिंदा हूँ और मैं वो कर सकता हूँ जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस किताब में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी हमारी बातचीत हुई है सिर्फ उतना ही है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे CBI के अरुण कुमार जी ने सर को बोला था संजय सिंह जी को मुलाकात के दौरान कि एक बार पता करिए कि जेठमलानी जी के हेलीकॉप्टर का किराया किसने दिया था। अब ये आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्लैरिटी होगी। और बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे हुक्स हैं जो आपको शायद ही पता होंगे और हो सकता है वेब सीरीज़ से भी ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें जानने के लिए मिलेंगी जो शायद वेब सीरीज़ में ना हो। तो एक बार आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, तेलगी एक रिपोर्टर की डायरी। और किताब पढ़ने के बाद संजय सिंह जी को फॉलो करना मत भूलिएगा। और संजय सिंह जी की बाकी और भी कई किताबें हैं, शीना बोरा पे इनकी एक किताब है
उसके अलावा मुंबई के पुलिस महकमे पे इनकी एक किताब है जिन पे आने वाले वक्त में वेब सीरीज़ बनने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो लोग और नहीं जानते वो ये है, जो वेब सीरीज़ आज तेलगी पे बन रही है, जो सोनी लिव पे आ रही है, उससे लगभग 20 साल पहले इसी किताब पे एक पिक्चर भी बनने वाली थी जो महेश भट्ट जी बनाने वाले थे। उसका हीरो कौन था, उसका विलन कौन था, वो भी अगर जानना है तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। बाकी सर, हमें समय देने के लिए शुक्रिया। Thank you. काफ़ी इंसाइटफुल आपकी बातचीत रही हमारे साथ, और आने वाले वक्त में भी हम आपसे ऐसे ही आपकी किताबों को लेकर बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अनकट को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।